सो हेलो एवरीवन। तो ये है जीएस की एनालिसिस नंबर 15 जॉली बोर्ड का जो लास्ट मॉक हुआ था उसकी एनालिसिस। एंड आज काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 15 मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, 15 बार नोट्स बना चुका हूँ जीएस की एनालिसिस की। एंड ये फरवरी से कंटिन्यूस चल रहा है। एंड मैंने इसमें कुछ आगे भी सोचा है कि इसको पहले तो 20 तक का कंटिन्यू रखूँगा, देन कुछ अलग इसमें करने का ट्राई करूँगा कि मतलब ये जो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं अलग अलग एनालिसिस में, इसको कंपाइल वे में अब सब्जेक्ट वाइज भी ट्राई करूँगा इसको कंप्लीट करने का। तो वो तो तब की तब देखेंगे, अभी कंटिन्यूस ऐसे चलते हैं। तो इस मॉक की जो मेन टॉपिक्स हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं, कुछ इसमें से रिपीटेड टॉपिक्स भी हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले जो डिस्क्लेमर देता हूँ कि जस्ट एक क्विक वे में रिवीजन होगा प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। एंड अगर आपको अच्छे से आता होगा तो आपको जस्ट रिवीजन पर्पज़ से होगा, कुछ भी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होगा। जो भी अगर आता होगा मुझे तो मैं वही बता दूंगा वहीं पे, बट मेनली जस्ट रिवीजन पर्पज़ के लिए है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिंग अ न्यू डांस स्टाइल नियो भारतम। तो ये किसने बनाया? तो अनीता रत्नम। स्टार्टिंग में वन लाइनर होते हैं तो वन लाइनर वाले पहले करते हैं कि नियो भारतम ये डांस स्टाइल किसने एक तरीके से बनाई है? तो इसको अनीता रत्नम ने बनाई है, इसको याद ये करना है। ऑब्टेनिंग इंडियन सिटीजनशिप किस तरीके से? जब एक एडिक्वेट नॉलेज हो लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th स्केड्यूल, मतलब 8वें जो शेड्यूल है उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज हो, तब हमें अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसको क्या कहते हैं? तो बाय नेचुरलाइजेशन। तो 8th शेड्यूल में टोटल कितने लैंग्वेजेस अब हैं? स्टार्टिंग में तो 14 थी। एंड अगर डिस्क्राइब करके बताना है तो अलग अलग बताइएगा कि कब कब कौन से संविधान के तहत जोड़ी गई हैं। रश्मि कुमारी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था ये किस खेल से संबंधित हैं? तो जो ऑलीवुड आंसर दे रहा था वो दे रहा था चेस, बट मैंने इसको जब सर्च किया तो ये कैरम प्लेयर से संबंधित हैं। तो आंसर एक्चुअल में कैरम प्लेयर, मैंने चेस के थ्रू भी डाला बट ऐसा कोई नाम नहीं है। तो रश्मि कुमारी कैरम प्लेयर हैं, तो इसको यही याद करना है। देन प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कौन है डायरेक्टर जनरल? तो श्रेयपल्ली बी शरण। तो SBS या बी शरण इनका नाम याद करना है। आई थिंक ये नया अपॉइंट हुए हैं इस वजह से। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के PIB के जो DG हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल को कौन है? श्रेयपल्ली बी शरण। एक इंडेक्स आया था कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो 38 है। इससे पहले आया था साइबर क्राइम इंडेक्स में 10th है, तो साइबर क्राइम में 10th हो गई एंड लॉजिस्टिक में 38। अगर ऐसे इंडेक्स रिपीट होते रहेंगे तो मैं इसको कंपाइल करके ऐसे ऐसे ऐड करता रहूँगा। ये पिछले GS का था। तो लॉजिस्टिक में 38 है, साइबर क्राइम में 10th नंबर पे है। थ्रोम्बस कॉर्नरी आर्टरी जब हो जाता है तो इससे कौन से हो जाता है? तो इससे हार्ट अटैक होता है। थ्रोम्बस एक बीमारी का नाम है। तो मतलब थ्रोम्बस कॉर्नरी आर्टरी में जब हो जाता है तो उससे क्या होता है? तो उससे हार्ट अटैक होता है। देन कुछ हॉकी प्लेयर को जो जो अचीवमेंट मिली है उनसे रिलेटेड मैचिंग थी, तो मैंने सीधे सीधे फ़ोटो लगा के ऐड कर दिया है। एंड ये मैचिंग अच्छी थी तो ये रिपीट भी हो सकती है। तो हार्दिक सिंह ये प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। अशोक कुमार जी मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है। PR श्रीजेश इनको सब जानते हैं, गोलकीपर, इनको गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देन हरमनप्रीत सिंह डिफेंडर ऑफ द ईयर, कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। तो ये 4 मैचिंग के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनको याद कर लेना है। देन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये कौन है? CAG, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके आर्टिकल आते हैं 148, मतलब 148 से लेके 151 तक का 4 आर्टिकल हैं, जिसमें से 2 मेजरली याद करने हैं, 148 एंड 149। 148 में तो CAG डिनोट है एंड 149 में इसकी ड्यूटीज़ एंड पावर्स है। एंड मतलब जो भी वीडियो देखने आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे डिपार्टमेंट से। मेरा CAG नहीं है, मेरा CGA है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट सेक्शन से, ये ऑडिट सेक्शन से रिलेटेड है। ओके, देन इससे रिलेटेड जो खास फैक्ट्स हैं वो किसका स्टेटस जो होता है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है। ये कैसे अपॉइंट होता है? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और अगर ये अपना रेजिग्नेशन भी देगा तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देगा। इसका जो टर्म होता है 6 साल का होता है या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। जैसे अगर ये 60 साल के होंगे तब लगे होंगे तो 6 साल से पहले 65 साल के हो जाएंगे तब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ईयर्स आइज ऑफ द PAC भी इसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमीशन। ओके, CAG पहले कौन से CAG थे? तो वो थे V नरहरि राव। इस समय कौन से वो आपको कमेंट करके बताना है। जस्ट अ हिंट कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके सरनेम से रिलेटेड ही हैं। ओके, देन CAG के बाद ये स्टेटमेंट्स आई थी तो इनको मैंने डायरेक्टली पूरी उठा ली हैं ताकि यहीं पे डिस्कशन इस पे हो पाए। तो पहली रीड छोड़ के पहले BCD देखते हैं। तो B में था लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड इन एवरी 4 ईयर। ये तो सबको पता ही होता है कि 5 साल में, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गई थी। देन दूसरी थी लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है वो प्रेसिडेंट डिनोट करता है, अपॉइंट करता है।
एंड जो चीफ इलेक्शन कमीशन के बाद जो 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं वो प्रेसिडेंट मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन से डिस्कस करके तब उनको अपॉइंट करता है। अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स एज। लोकसभा के इलेक्शन के लिए तो ऐसा नहीं है, 25 साल की उम्र चाहिए होती है, केवल 5 साल में इलेक्शन होते हैं। एंड देन जो पहला स्टेटमेंट, अ पर्सन कैन नेवर बी अ मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम। मैंने जब इसको अपॉइंट किया तो मेरा आंसर गलत हो गया, मैंने इसी को ट्रू कर दिया था, मेरा ध्यान नहीं गया था कि नेवर, अगर निट्टो की तरह बात करें तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, नेवर कभी नहीं, कि लोकसभा और राज्यसभा में कभी भी एक साथ नहीं मेंबर बन सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे भी रॉन्ग था, यानी कि सारे आंसर गलत थे, सारे स्टेटमेंट गलत थी। तो जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि इस पर 2 तरीके की कंडीशन बनती है। पहली ये कि जैसे कि अगर कोई मेंबर है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साइमल्टेनियसली जीत जाता है तो उसको 10 दिन के अंदर ये बताना पड़ता है कि वो कौन से सभा में रहेगा। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर 10 दिनों के लिए वो दोनों सभा का मेंबर कहलाएगा। और अगर वो 10 दिन के बाद बताता है, मतलब 10 दिन के अंदर बता दे तो ठीक है, अगर नहीं भी बताता तो राज्यसभा की उसकी कैंसिल होकर वो ऑटोमेटिक लोकसभा का मेंबर बन जाता है। और जो दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब एक का मेंबर है, जैसे कि वो राज्यसभा का मेंबर है एंड तब उसने अब लोकसभा के चुनाव के लिए उसने इलेक्ट हुआ है और उसमें अगर वो जीत जाता है तो जिस दिन से रिजल्ट आएगा तो उस दिन से ऑटोमेटिक जो उसकी राज्यसभा की सीट थी वहाँ से वो ऑटोमेटिक वैकेंट हो जाए। तो इस केस में वो दोनों सेशन का मेंबर नहीं है, बट जो पहला केस था 10 दिन के लिए उसमें वो एक तरीके से दोनों एक सेम टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर कहलाएगा। तो यही थी 4 स्टेटमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बट ये मेंस लेवल ज़्यादातर जाएगा। तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स रिपीट हुए तो वही वाले मैंने उठा लिए, पुराने हैं। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जिसको बोलते हैं, इसको जिप्सम भी कहते हैं, इसमें डाईहाइड्रेट भी लग जाता है 2H2, तो यानी कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसको पूरा मिला के जिप्सम कहते हैं। जब जिप्सम को हीट किया जाता है, इसमें जब पानी उड़ जाता है, CaSO4.12H2O, इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, जब इसमें वाटर मिला देते हैं या चूने को जब पानी में डाल देते हैं तो बुझा चूना जब गर्माहट निकलती है उसके बाद तो CaOH का होल टॉइस बन जाता है। स्लेट लाइम इसको बोलते हैं, बुझा चूना हिंदी में। एंड जब इसमें Cl2 प्रोवाइड करी जाती है तो ये बन जाता है CaOCl2, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। देन CaCO3 को बोलते हैं लाइमस्टोन एंड चॉक। जो CaOH का होल्टा जब दीवार पर एक तरीके से लगाया जाता है, जब उसमें CO2 रिएक्ट कर जाती है जो एनवायरनमेंट में रहती है, देन वो बन जाता है CaCO3 चॉक टाइप का। देन NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड Na2CO3.10H2O, 10 H2O चाहिए होंगे तो वॉशिंग तभी धोने का काम करेंगे। इसमें बाई है, बाई खाने का काम करती है तो बेकिंग सोडा। ओके, देन इसके बाद क्या है, कमेटीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए भी, मैं भी भूल जाता था ये। आई थिंक कुछ रिकॉर्ड नहीं होता इस वजह से फिर से। ओके, देन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी सबसे पहले है, SSS फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी। इसको मैं गोल्ड से एक तरीके से याद, स्वर्ण मतलब थोड़ा सा गोल्ड से रिलेटेड मैं ऐसे याद कर लेता हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 42 अमेंडमेंट के तहत आई थी। इसके बाद सरकारिया समिति 1983 में, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, इतना टर्म याद करना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। धर, JVP एंड फजल अली, ये तीनों एक ही चीज़ से संबंधित हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड। तो जो सबसे पहले आई थी धर समिति 1947-48 में आई थी। इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज के बेस पे कोई भी स्टेट नहीं बनाया जाएगा। देन JVP जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पत्ता भाई सीतामैया समिति के तहत 1948 में आई थी। तो इसके बेसिस पे, मतलब ये किस बेस पे चाहते थे कि सिक्योरिटी यूनिटी इस बेस पे राज्य स्थापित करे जाएँ। देन 1956 जो मेन है हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसी समय आया था 1956 में। तो वो किस पे बेस है, वो फजल अली समिति पे बेस है, जो कि बोलता था लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट ऑर्गेनाइज करे जाएंगे, बट 1 स्टेट 1 लैंग्वेज ऐसा नहीं होगा, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगा। देन एक और इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 इसी समय में आई थी। 3 टियर जो पंचायती राज सिस्टम था वो इन्होंने दिया था। पंछी समिति, ये सब प्रीवियस के क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, सारी समिति जो मैंने लिखी हैं ये बार बार बढ़ती भी रहेंगी जब नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। पंछी समिति आप बताना है किससे रिलेटेड है। हिंट है वो इसी में टर्म इसी से रिलेटेड लिखा हुआ है, उसी में ही, मतलब इन्हीं में से कोई एक टर्म है जो पंछी समिति से भी रिलेटेड है। देन इसके बाद बाबर रिपीट हो गया था। अब अगर यहाँ बताएं, अगर आपने एनालिसिस पिछली ईयर GS14 कैसे हॉलीवुड कर रहा है कि बाबर से रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा था 14 की जो जिसकी मैंने मॉक एनालिसिस करी, उसमें अगर उसमें एनालिसिस करी, क्वेश्चन आया था आपकी बार 1527 खानवा से रिलेटेड, आपने एनालिसिस करी होगी तो लास्ट जो मॉक होगा उसका आंसर आपका सही हुआ होगा। तो यही अंतर है कि एनालिसिस आपको ऐसे ही करनी है पूरी टॉपिक की, जितना कवर आप प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कर सकते हैं। ओके, तो बाबर का जो समय इंडिया के अंदर था वो 1526 से लेकर 1530 तक था। 1483 में जन्म हुआ था इसका, 14 फरवरी था वैसे डेट। रूलर कब बना था, 11 साल बाद 1494 में। मेन जो इसके युद्ध हैं इंडिया के अंदर वही याद करने होते हैं। 26 से लेकर 30 तक लाइन से हैं। तो पानी पी के, खाना खा के, चांद देख के घर आ गए।
देन उसके बाद घर आके मर गए। तो पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था। बैटल ऑफ खानवा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, राणा सांगा जी के साथ में हुआ था। राणा सांगा की इसमें मदद मेदिनी राय और महमूद लोदी ने भी करी थी, बट जीता कौन था? बाबर जीता था। उसके बाद 28 में चंदेरी मेदिनी राय के साथ हुआ, घाघरा महमूद लोदी के साथ हुआ। सारे बैटल जीते हैं बाबर ने ही। और मारा कब था ये? 1530 में। टॉम पहले आगरा में था, बट अब करंटली इसको काबुल में पहुंचा दिया गया। फाइनल टॉम इस समय काबुल में है। इसने खुद की अपनी बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी, बाबरनामा, टर्किश लैंग्वेज में। मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि पर्शियन ट्रांसलेशन किसने किया था, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो असली आंसर है अब्दुल रहीम खाने खाना, सही आंसर दिया था, जो कि अकबर के 9 रत्न में से एक हैं। तो बाबर का इतना ही है। दैन इसके बाद पहले कथक डांस देख लेते हैं, तभी सर देखते हैं। ओके, तो कथक डांस का मिश्रण बाकी मेजर डांस के साथ किसने किया है? तो शोभना नारायण जी ने किया है। तो नारायण की सुंदर गंगा बहती है यूपी में। नारायण बोले तो शोभना नारायण, सुंदर बोले तो पंडित सुंदर प्रसाद, गंगा मतलब राजेंद्र गंगनी। देन उसके बाद वासुकी, वी से विद्या गौरी अदकर, ए से अस्थाना सिस्टर, एस से सितारा देवी, ऊ से उमा शर्मा, यू से, एंड के से कुमारी, स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, तो कुमारी कमला नाम था, मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन जो आया था कि कुमुदनी लखिया किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित है। कुमुदनी लखिया ये नया नाम है, तो इसको भी याद करना है। झावेरी सिस्टर और तो बता ही चुके हैं, इतना रिवीजन हो चुका है, मणिपुर से संबंधित है। विद्या गौरी अधिकार ये जयपुर घराना से हैं। अस्थाना सिस्टर इनको पद्मश्री 2022 में मिला था और बनारस घराना से हैं। तो कथक में मेनली रिवीजन था। और ये वाला क्वेश्चन आया था कुमुदनी लखिया किस डांस से संबंधित है, वो इससे। देन आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कब आए थे? 1975 में आए थे। इसका एक एक्ट आया था 1976 में। इसके बाद में सबसे पहला बैंक इसका कौन सा है? तो वो प्रथम बैंक ही है, फर्स्ट बैंक प्रथम बैंक। देन इसमें जो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था सेबी से रिलेटेड था कि सेबी किस कमेटी के तहत बनाया गया था, तभी मैंने सारी कमेटी रिवाइज करा दी थी। तो पहले नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को आया था। 1982, 1975 के बाद 1982, 7 साल बाद। शिव रमन समिति, तो शिव रमन समिति के तहत नाबार्ड की बनाया गया था। देन सेबी का पूछा गया था, नरसिम्हा कमेटी के तहत सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1988 को बनाया गया था। 4 साल बाद 1992 में इसको स्टैचुटरी बॉडी बना दिया गया था। तो दोनों ऑप्शन में आंसर हो सकते हैं, 88 भी, कभी कभी 92 भी, तो उसी अकॉर्डिंग आंसर देना है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 2 अप्रैल 1990 को बना था, जिसके 2 साल बाद सेबी के। एंड इन्होंने भी एक क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका था प्रीवियस ईयर में नहीं, अभी ऑली बोर्ड ने पूछा था। क्या लॉन्च किया था? एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स, इसका क्या नाम है? संपूर्ण नाम है। ये किसने लॉन्च किया? सिडबी ने लॉन्च किया, संपूर्ण, ना कि सेबी ने। देन इसके बाद ऋग्वेद से संबंधित। तो पहले जो क्वेश्चन आया था कि ऋग्वेद के टाइम पीरियड में अथॉरिटी ओवर अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड और पास्चर ग्राउंड, उसको क्या कहते थे? उसको व्रजपति कहते थे। तो इससे टाइम पीरियड के समय मतलब ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो याद कर लेते हैं। सबसे पहले ये ओल्डेस्ट वेद है, सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद ही है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें से तीसरे मंडल में ऋषि विश्वामित्र के बारे में बात की गई, जिन्होंने गायत्री मंत्र दिया है। इसके बाद 9वें मंडल में सोमदेव की बात है। एंड 10वें मंडल में ऋषि महासूक्त, जिन्होंने 4 वर्ण दिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के समय में जो नॉर्थ की जो नदियाँ हैं उनके जो नाम थे वो काफ़ी पूछे जाते हैं। इंडस का नाम सिंधु याद रहता है। रवि सारे पहले बोल देते हैं। झेलम का वितस्ता है, चेनाब का अस्किनी, रवि का पुरुषनी, ब्यास का विपासा, सतलज का सतुदरी। तो इंडस का सिंधु याद रहता है। रवि एक पुरुष का नाम है तो पुरुषनी हो गया। ब्यास, बी से विपासा, इसको बोलो बी से विपासा। एंड SUT से सतलज एंड सतुदरी, तो ये सेम हो जाता है। मेन होता है झेलम और चेनाब का कन्फ्यूजन हो जाता है। झेलम का वितस्ता है, छेनाब का अस्किनी, तो CA याद कर सकते हैं। या छेना खाओगे क्या? छेना आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं छेना खाना है, बस एक याद करना है। चेनाब अस्किनी हो गया, झेलम वितस्ता हो गया। यहाँ सेम नाम ऐसे दिखता है, बट कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि असली नाम किसका कौन सा है। देन उसके बाद और भी हैं जो सामवेद किससे संबंधित है? तो S से साम, S से सिंगिंग संबंधित है। यजुर्वेद, या से यजुर्वेद, या से यज्ञ। बचा अथर्ववेद मैजिक से संबंधित है। इनके उपवेद बता दिए हैं। जो ऊपर ऋग्वेद था तो उसका है आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद एंड अथर्ववेद का शिल्पवेद। 6 वेदांग, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, एक बार कभी पूछा था सर, निरुक्ता पूछा था कि निरुक्ता किस चीज़ से संबंधित है, तो ये भी याद करना ही पड़ेगा। तो शिक्षा एजुकेशन से ना होकर शिक्षा प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है अगर वेदांग के अंदर की बात करेंगे। कल्प मतलब रिचुअल्स, व्याकरण तो पता है, ग्रामर। निरुक्ता पूछा जा चुका तो इसको जरूर याद करें। निरुक्ता एटिमोलॉजी से संबंधित है। एटिमोलॉजी मतलब जहाँ पे वर्ड्स का ओरिजिन होता है। छंद बोले तो मैट्रिक्स। ज्योतिषी जो शिक्षा होती है ना एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड,
तो ये हो गया। इसमें निरुक्ता जरूर याद रखना है, एटिमोलॉजी से संबंधित है। कल्प हो गया रिचुअल्स, शिक्षा प्रोनाउंसिएशन, छंद मैट्रिक, ज्योतिषी एस्ट्रोनॉमी। 6 सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलॉसफीज़, तो योगा तो याद रहता है कि पतंजलि ने दिया है, न्याय गौतम ने दिया है, सांख्य कपिला, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, उत्तर मीमांसा बदरायु, वैशिका कन्नड़ा। जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, एक तो जैमिनी पे देखा है, इस पे देखा है, पतंजलि पे देखा है, गौतम, चारों देखे हैं मैंने ये, तो ये भी पूछे जाते हैं, मैंने सारे ऐड कर दिए हैं इसमें। एक क्वेश्चन तो ये सीधे सीधे ऐसा था कि ये वन लाइनर ही है, NABFID का फुल फॉर्म, तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, नेटो लगा दिया था बट F से फाइनेंशियल चुना था मैंने, फाइनेंसिंग की जगह, तो F से फाइनेंसिंग है, तो इस पर फोकस कर लेना, ये फाइनेंसिंग है ना कि फाइनेंशियल। देन उसके बाद आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, मतलब सबसे बड़ा एक तरीके से आयरन और का इंडिया में कौन सा 50% से भी ज़्यादा आयरन और का एक्सपोर्ट करता है, तो वो था मर्मगांव पोर्ट। कहाँ पे है ये? गोवा में है। तो आयरन और से रिलेटेड पहले फैक्ट बनाए थे, तो मैंने रिपीट कर दिए रिवाइज करने के लिए। तो सबसे पहले जो 4 तरीके के होता है ये मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। जो मैग्नेटाइट होता है वो Fe3O4 होता है, हेमाटाइट Fe2O3 होता है। H पहले आता है तो H छोटा है, Fe2O3, M बड़ा होता है इससे, तो Fe3O4। देन कहाँ पे इसकी ओर्स हैं, तो बैलाडिला और सिंहभूम, ये झारखंड में बैलाडिला और सिंहभूम। गुंटूर ये अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। बदम पहर माइन, ये पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पे हाई क्वालिटी का आयरन मिलता है। मयूरभंज एंड क्योंझार उड़ीसा में। कुदेरमुख माइंस कर्नाटक, कर्नाटक का शॉर्टकट KR होता है ना कि KN। और इसमें जो टॉप में चल रहा है, फर्स्ट नंबर पे है उड़ीसा, सेकंड नंबर पे है छत्तीसगढ़ एंड थर्ड नंबर पे है कर्नाटक। यहाँ मैंने KN लिख दिया, सॉरी। तो कुदेरमुख कर्नाटक में है ना कि केरल में, ये कर्नाटक की थर्ड नंबर, पहले नंबर पे उड़ीसा है, सेकंड नंबर छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे कर्नाटक। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, एंड ये क्वेश्चन जो है कि आयरन सबसे ज़्यादा निकल कहाँ से रहा है, तो उड़ीसा नंबर टॉप पे है। देन उसके बाद ये आ गए डलहौजी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को कब अपना ट्रांसफ़र कर दिया था, जो पावर थी पूरी तरीके से, तो एक्ट 1858 के तहत, 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद में। तो डलहौजी का जो टाइम पीरियड था 1848 से लेकर 1856 तक था, तो इसको और कैनिंग दोनों को कवर कर लेंगे। तो मेन चीज़ें करते हैं। 1848 में इसने क्या किया था, सेकेंड अफगान वॉर हुई थी इसके टाइम पे, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था, जिसमें सबसे पहले जो हड़प नीति लाया था 17 की आई थी, क्योंकि जिनका भी बारिश नहीं होगा वो इसके अंडर में चला जाएगा। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे संबलपुर जैतपुर। इसी के टाइम पीरियड में रेलवे लाइन स्टार्ट करी गई थी 1853 में, सबसे पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से लेकर थाने में चली थी, 34 किलोमीटर का फासला, ये भी पूछा जा चुका है। 3 मार्च 2023 की शिफ्ट में, जो मेंस का पेपर था तो उसमें आया था। बॉम्बे से थाने के बीच की दूरी 34 किलोमीटर है, पहली ट्रेन यहीं चली थी। देन इसके टाइम पे वुड्स डिस्पैच आया था, जो कि वर्नैकुलर्स को प्रमोट करने के लिए था। इसी को इसलिए बोलते थे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसके कंपैरिजन में जिससे पहले जो लाया था वो बेंटिक लाया था, मैकालेज मिनट, जो कि इंग्लिश को प्रमोट कर रहा था, बेंटिक के टाइम में आया था। इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत प्रमोट कर रहे थे। एंड जो वुड डिस्पैच आया था कब आया था, तो 1854 में आया था, डलहौजी के टाइम पीरियड में। इसी 1854 में पोस्टल सर्विसेज भी आई थी, यानी कि रेलवे और एक तरीके से पोस्ट ऑफिस, ये दोनों डलहौजी के टाइम पीरियड में 53-54। देन विडो री मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1856 में डलहौजी के टाइम पे, बट लागू किसने किया था, तो लागू किया था कैनिंग ने। दोनों आंसर अलग अलग है, अगर इंट्रोड्यूस पूछेगा तो डलहौजी आंसर है, बट लागू इसने नहीं किया था, लागू किया था इसने कैनिंग ने। तो इसके बाद कैनिंग ने 2 चीज़ें मेन करी थी जो डलहौजी से रिलेटेड है। पहला विडो री मैरिज एक्ट को लागू किया था, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एंड किया था, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। रिवोल्ट ऑफ 1857 डलहौजी के टाइम पे ना होकर के कैनिंग के टाइम पे हुई थी। IPC की जो धाराएं थी 1861 में इसी के टाइम पीरियड पे आई थी। इसका टाइम पीरियड 56 से 57 के बीच में लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड 58 से लेकर 62 तक फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया के नाम में याद करते हैं इसका नाम। तो अगर वैसे बताएं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। देन उसके बाद कौन बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। देन उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो बना था बेंटिक, विलियम बेंटिक। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद जब पोस्ट खत्म हुई कैनिंग के पास आके लास्ट था ये, फर्स्ट वाइसरॉय बना, तो कौन बना, कैनिंग। अब आपको कमेंट करके बताना है लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस।
देन है आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 हुई थी 1930 से लेकर 1932 के बीच में, 30, 31, 32 लाइन से। उस समय वाइसरॉय कौन था? इरविन। काफ़ी वाइसरॉय के तो मैंने इरविन का नहीं लिखा इतना। पीएम उस समय ब्रिटिश के कौन थे? तो जेम्स रामसे मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड का नाम इस समय याद करना पड़ेगा, बताएंगे भी क्यों। तो सबसे पहले 1930 में ये गलत लिख दिया, डिमांड ऑफ इंडिया की क्या थी? पूर्ण स्वराज की डिमांड करना था। तो इस पहले सेशन में आईएनसी ने भाग नहीं लिया था, बीआर अम्बेडकर जी ने लिया था इसमें। एंड इनकी डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास की तरफ से। और इसका जो रिजल्ट निकला था एक तरीके से कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला था। देन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये डेट इंपॉर्टेंट है। देन इसमें आईएनसी ने भी हिस्सा लिया था, महात्मा गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने भी हिस्सा लिया था, बीआर अम्बेडकर जी ने भी हिस्सा लिया। कुल मिला के 1931 जो दूसरी हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये दूसरी लिखी है, तो इसमें सबने हिस्सा एक तरीके से लिया था और इसका रिजल्ट भी कुछ नहीं निकला था। देन अगली हुई थी 1932 में तीसरी, इसमें फिर से आईएनसी ने हिस्सा नहीं लिया था एंड अम्बेडकर जी ने इसमें हिस्सा लिया। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि गांधी जी ने किस में हिस्सा लिया, तो सेकंड वाली में। किस में? आईएनसी ने हिस्सा लिया, सेकंड वाली में। और अम्बेडकर जी ने तीनों में हिस्सा लिया था, तो इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड 1932 के बाद जो रिजल्ट निकला था 1933 में एक वाइट पेपर पर निकला था। देन उसी के बाद 2 साल बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। अब जो 1932 के बाद हुआ था, एक कम्युनल अवार्ड क्रिएट करे गए थे, किसके द्वारा? मैकडोनल्ड के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए था किसने स्टार्ट किया था, तो मैकडोनल्ड ने। यहाँ पे ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये अगस्त के टाइम पे आया था। तो इसी को अपोज करते हुए सितंबर में पूना पैक्ट हुआ था, किसके किसके बीच में? महात्मा गांधी जी के बीच में और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल, पुणे। तो ये सिर्फ सीधे सीधे फैक्ट लिखें, यही पूछे थे। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी जी और बीआर अम्बेडकर जी के बीच में। एंड यरवदा जेल में हुआ था, किस कारण से? इसी कम्युनल अवार्ड के विपक्ष में महात्मा गांधी जी कर रहे थे ना। देन इसके बाद विटामिन्स। ओके, तो सबसे पहले इसको वैसे मैंने जानबूझ के उल्टा ए से स्टार्ट ना करके कीड़ा ही लिखा है, KEDA, कीड़ा। तो सबसे पहले के है, तो के का जो केमिकल नेम होता है वो होता है फाइलोक्विनोन। के का उल्टा लेटर भी पी होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं KP, पी के याद करते हैं ना उल्टा। तो इससे क्या? रक्त का थक्का नहीं जमता, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यही क्वेश्चन आया था पहला, मतलब यही क्वेश्चन ही आया था। और मैंने जानबूझ के इसमें यहाँ पे ऐसे फ्रूट ऐड किए हैं, भले हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, बट सामने अगर कोई इमेज में दिखेगा ना तो आप जरूर पढ़ेंगे कि हाँ विटामिन के किस में होता है। टमाटो में होता है, सोयाबीन्स में होता है, स्पिनिच में होता है, मीट में होता है, तो ऐसे जरूर देखेंगे। इसलिए मैंने इमेज ऐड करी है। तो विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल, इससे लेस फर्टिलिटी से रिलेटेड, मतलब जो बीमारी होती है लेस फर्टिलिटी होती है, तो ई से ईट बना सकते हैं आप। एंड बनाना में होता है ग्रीन वेजिटेबल, सोयाबीन्स, अंडा। और जो इसका एक क्वेश्चन पहले भी आया है कि हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन ई किस में होता है, तो व्हीट जर्म ऑयल में होता है। तो ये इसके बाद डी है, तो डी का है कैल्सीफेरॉल, DC, डेकन चार्जेस। तो इससे कौन से रोग हो जाते हैं इसकी कमी से? तो रिकेट्स हो जाता है। ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियो किससे रिलेटेड है? तो हड्डियों से रिलेटेड है। तो इसका सन तो सबको पता ही है कि सन सबसे नेचुरल सोर्स है डी का। ए का नाम होता है रेटिनॉल, इससे कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। एंड जीरोथैल्मिया, ये वाला इंपॉर्टेंट नाम, ये तो सबको याद आता है रतौंधी, बट जीरोथैल्मिया भी याद रखना है। तो AR, तो कीड़ा हो गया। कीड़ा इसलिए लिखा था कि कीड़ा फैट सॉल्युबल्स होते हैं, और जो C और B होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इमेज लगी है, आप पढ़ सकते हैं उसके बाद में। देन C होता है स्कॉर्बिक, ये तो खट्टे फलों में आ जाता है। स्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। गुआवा, टमाटो, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, आंवला। अभी एक बार रिवाइज कर देंगे इसको फिर से। तो बी में टोटल आते हैं 8, B1, B2, B3, 4 गायब है, B5, B6, B7, 8 गायब है, B9, 10, 11 गायब है, 12। तो B1 का नाम है थायामीन, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। स्पेसिफिक इसी में आया B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, ये भी पूछा जाता है, खाली B की कमी से नहीं। नॉर्मली हम लोग B से याद करते हैं, B से बेरी बेरी रोग हो जाता है B की कमी से। B2 है राइबोफ्लेविन, क्रैकिंग ऑफ स्किन, इसको इग्नोर कर सकते हैं, मेन ये वाला था। B3 का नाम होता है निकोटिनामाइड। B5, 5 का मतलब पेंटा होता है, तो पेंटोथेनिक याद ही रहता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामीन, इसकी कमी से अनीमिया रोग हो जाता है। तो 3 डेफिशिएंसी याद करनी है, B1 से बेरी बेरी, B5 से इंसोमेनिया, B12 से अनीमिया। अब केमिकल नेम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सिर्फ। के का है फाइलोक्विनोन, ई का है टोकोफेरॉल, डी का कैल्सीफेरॉल, ए का रेटिनॉल, सी का स्कॉर्बिक एसिड, B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनामाइड, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट होता है। एंड C और B वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
देन इसके बाद है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर तो रिपीटेड टॉपिक थे, उसको जल्दी से रिवीजन करेंगे नीचे से सीधे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली इसकी लेयर्स लिखनी होती हैं, नीचे से TSM और इसको TH ना करके HE अल्फ़ाबेटिकली EHMST। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो नीचे सब चलते हैं सबसे पहले। तो इसकी जो लेंथ रहती है वो साइड में मतलब पोल्स में 0 से लेकर 8 किलोमीटर तक, और जो बीच में इक्वेटर के पास में 0 से लेकर 16 किलोमीटर तक रहती है। एवरेज 13 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो जो ट्रोपोस्फेयर है इसके अंदर सारे वेदर फिनोमेना होते हैं। सबसे डेंसेस्ट लेयर यही होती है क्योंकि सारे बादल वादल सब यहीं होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यहीं पर ही होती है। क्लाउड, वाटर वेपर, डस्ट, स्टॉर्म, साइक्लोन सब इसी के अंदर में आते हैं। एक ये फैक्ट भी है कि 166 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है। अगर 1 किलोमीटर कंपेरिजन में बात करें तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है। अब चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इसमें प्लेन लगा, यहाँ पे एरोप्लेन यहाँ पे उड़ते हैं। तो ये यहाँ पे जहाँ ख़त्म होता है 16 किलोमीटर के बाद से 50 किलोमीटर तक की रेंज तक स्ट्रेटोस्फेयर है। और इसमें जब हाइट में ऊपर जाते हैं तो फॉल में मतलब टेम्परेचर में कोई भी कमी नहीं होती, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो ओजोन वाला लेयर है वहाँ पे हल्का सा इंक्रीज होता है। ओजोन की लेयर ये जो मैंने बनाई ब्लैक कलर से, ये ओजोन की लेयर है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया ओजोन लेयर, जिसको चीमोस्फेयर भी बोलते हैं, कैमोस्फेयर भी। इसका काम सबको याद ही रहता है कि यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्किन कैंसर इससे हो जाते हैं। तो ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसके तहत कब हुआ था ये कमेंट करके बताना है। देन इसके बाद मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में मेटेरॉइड आते हैं, बस इतना याद करना है, अप टू 80 किलोमीटर तक होते हैं। जो मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड होते हैं। इसमें हाइट में ऊपर जाने पे टेम्परेचर फिर से घटता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ऊपर गए तो घटा था, स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर गए कांस्टेंट है, बट ओजोन ने बढ़ाया, देन फिर से घटना शुरू हुआ मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर के ऊपर होती है कैरमन लाइन, मतलब कि यहाँ से आउटर स्पेस अब स्टार्ट हो चुका है। देन इसके ऊपर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का दूसरा नाम आयोनोस्फेयर भी है, जिसमें आयंस पाए जाते हैं। इसी में रेडियो वेव्स भी होती हैं, जो हम लोग की सैटेलाइट हैं यहीं पे ना मतलब यहीं पे घूमती हैं और यहीं से सिग्नल रिवर्ट होके वापस अर्थ की तरफ आते हैं। एंड इसमें ऊपर जाने पे टेम्परेचर फिर से बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे आयंस हैं। देन इसके बाहर तो एक्सोस्फेयर है जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर का इतना रिवीजन हो गया। देन इसके सेंसस फिर से रिवीजन, इसमें थोड़ा सा डाटा भी ऐड हुआ है, फिर से 2 क्वेश्चन का ऐड हुआ है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 7वां था। देन उसके बाद 15वां था। स्टार्टिंग से अगर बात करें, सबसे पहले लाया कौन? तो लॉर्ड मायो लाया था 1872 में पहली बार। 1851 में 1881 में रिपन ने पूरा फर्स्ट टाइम कंप्लीट सेंसस करवाया था। एंड अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था हॉलीवुड के मौके में कि लॉर्ड मायो को अंडमान निकोबार में मारा था किसने मारा था? अगर याद है तो कमेंट करके बताइएगा। टाइगर से रिलेटेड है नाम। उसके बाद ये थोड़ा सा ब्लर करने लगता है जूम करने पे, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ की? यूपी की है, देन महाराष्ट्र की है, देन बिहार की है। यूपी बिहार के बीच महाराष्ट्र है। स्टेट और यूटी में सबसे कम किसकी है? लक्षद्वीप की। पॉपुलेशन स्टेट वैसे अगर बात करें कि मतलब सबसे कम स्टेट में सिक्किम की है, बट उससे भी कम लक्षद्वीप की अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तब। देन पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो ओवरऑल 382 है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम 17 किलोमीटर पर स्क्वायर, और बिहार की सबसे ज़्यादा 1106 किलोमीटर स्क्वायर। ये डाटा भी याद करना पड़ता है, फैक्चुअल एरा। खासतौर से लिटरेसी रेट का सबसे ज़्यादा। लिटरेसी रेट भारत की कितनी है? 74% है, जिसमें से मेल की है 82.14% एंड फीमेल की है 65%। एंड सबसे ज़्यादा जो स्टेट की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा की केरला की है 94% के तहत, एंड सबसे कम है 64% जो ग्रीन जा रहा है बिहार में, तो बिहार की सबसे कम है। यूटी की अगर बात करें 92%, लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा है, देन सबसे कम है दमन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्बन एरिया की है 87% एंड रूरल एरिया की है 73% या 74 के आसपास। कभी कभी अरेंजमेंट पूछ लेते हैं लिटरेसी रेट में, सबसे ऊपर है केरला, देन आई थिंक मिजोरम है, देन लक्षद्वीप है शायद। हमें गलत हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। देन उसके बाद सेक्स रेशो की बात करें तो सबसे ज़्यादा केरला का ही है, जहाँ पे पढ़ाई सबसे ज़्यादा, वहीं पे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो भी है। 1000 मेल्स पे 1084 फीमेल्स अवेलेबल हैं। देन अगर सबसे कम की बात करें तो हरियाणा के सबसे कम है 879। यूटी में बात करें तो पुडुचेरी की सबसे ज़्यादा 1037 एंड सबसे कम दमनदीप। सेक्स रेशियो और एजुकेशन है, सबसे कम यूटी में है दमनदीप एंड सबसे टॉप पे है स्टेट में केरला, कॉमन नाम है। देन उसके बाद 1000 मेल्स पे कितने बच्चे अवेलेबल हैं? मेल्स में कितनी फीमेल्स बच्चे अवेलेबल हैं? तो वो है 919 2011 के तहत। 2001 में था ये 927, तो घट गया है। एज ग्रुप क्या आता है? 0 से लेके 6 साल तक। सबसे कम हरियाणा में, सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में। तो जो 2 फैक्ट ऐड हुए हैं वो ये ऐड हुए हैं कि सबसे ज़्यादा लो डिकेडल ग्रोथ रेट कंपेयर टू द नेशनल एवरेज 17.64% के तहत सबसे कम कौन से 3 स्टेट में हुआ है? तो केरला, सिक्किम, गोवा।
इनका डिकेडल 10 साल के जो कंपेरिजन में ग्रोथ है सबसे कम हुआ है। वैसे इतना कोई याद करने वाला फैक्ट नहीं है ये, बट फिर भी एक बार देख लेना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदू की जो परसेंटेज है वो है 80% के करीब और मुस्लिम की 15% या 14.2%। फैक्ट याद करना है ये। देन इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की पीक्स, इसको इसी सीक्वेंस में याद करना ईजी है, वैसे तो ज़्यादा नहीं। इसको पाँचों को एक साथ बोलना है, दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, निशी। ये सारी अरुणाचल प्रदेश में बार बार बोलेंगे तो अपने आप इस तरीके से याद हो जाएगा। परमार सर भी ऐसे बोलते थे, मुझे भी ऐसे ही याद हुआ है। दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, निशी। देन इसके बाद पटकई बम हिल्स, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। देन इसके बाद यहाँ से तो ईजी हैं। नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स एंड त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। नाग, मणि, मिज़ोरम, त्रिपुरा। एंड ये जो मेघालय प्लेटू है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, लाइन से ही होती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि देंगई पीक सेकंड हाईएस्ट पीक कहाँ की है। काफ़ी इररिलेवेंट क्वेश्चन है, ये मेघालय की पीक है। तो बट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, बट सारे माउंटेन में से दिखा दिए मेन। तो ये जो पटकाई बम है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स, इन सब में मिला के जो कल्टीवेशन यहाँ पे कौन सा बोला जाता है वो कमेंट करके बताना है। मैं इसलिए क्वेश्चन ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। ये पुराना है, मैंने यहीं पे ऐड कर दिया ताकि एक बार रिवीजन हो जाए इसका। तो सबसे पहले नागालैंड से रिलेटेड कि नागालैंड में सबसे पहले कौन सा फेमस फेस्टिवल है, वो तो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर। ये क्वेश्चन आया कि 1 से 10 दिसंबर मनाया जाता है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल पक्षी जो है वो यहाँ का स्टेट एनिमल ना होकर के कहाँ का है, केरला और अरुणाचल प्रदेश का, इसके बगल वाले स्टेट का है। और जो फेमस फेस्टिवल है यहाँ के सेकिरनई, मोआसू, मिमकुट फेस्टिवल। वैसे तो कुट जो सब आ जाए वो मिज़ोरम का होता है, बट मिमकुट नागालैंड में भी है। बुशु, आओलेंग, हेगा, लुइरा, फनित। अगर मैंने नाम बोलने में कुछ प्रोनाउंसिएशन करने में गलत कर दिया तो उसके लिए सॉरी। देन मणिपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस से रिपीट होता है, कोंग जोम परवा। तो ये कहाँ का फेस्टिवल है, सिंगिंग है ट्रेडिशन यहाँ का। बालाट सिंगिंग ट्रेडिशन कहाँ का है, मणिपुर का। कोंग जोम परवा। और यहाँ के जो फेस्टिवल हैं, लिली, चिरोबा, संगाई, लाई हरोबा, याओसंग। चिरोबा यहाँ का न्यू ईयर है एंड लाई हरोबा यहाँ की मैती ट्राइब द्वारा बनाया जाता है। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहीं पे है, कौन सा है, कमेंट करके बताना है। और वहीं पे संगाई डियर पे आ जाता है, उसी पे ये अलग फेस्टिवल मनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, ये मैंने बताया है जो स्क्रीनशॉट है। अगर आपको इसमें ऐड होना है तो आपको ये यूज़र नेम है, इस पर टेलीग्राम पे आप कमेंट करके वहाँ से ऐड कर सकते हैं, मैसेज करिएगा। वहाँ पे ये पेड ग्रुप है, तो यहाँ पे मैंने सारी PDF सब तक की सारी शेयर्ड हैं यहाँ पे, टारगेट भी PDF के नाम से। अब तक 68 मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं, तो उनको भरोसा करने के लिए थैंक यू। एंड इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं, ये इन क्वेश्चन के आपको कमेंट करके जवाब देने हैं। ये जो पिछला मॉक हुआ था, पिछले जो एनालिसिस करी थी उससे रिलेटेड है। जस्ट अ मर्सनरी, ये किसकी किताब है, STG नंबर 6 और 13 कमेंट करके, सारी याद हो तो सारी कमेंट कर सकते हैं। सरिता एंड राकेश किस खेल से संबंधित हैं। वैष्णविज्म ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित टर्म है। एंड बैटल ऑफ पानीपत थर्ड ये कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, अगर ये भी बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन हुए हों। एंड जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जब 20 हो जाएंगे उसके बाद जो जैसे कि गंगा रिवर हो चुकी है, इंडस हो चुकी है, ब्रह्मपुत्र, अलग अलग जगह पे जो मतलब 20 PDF में होगा ना, मैं उसको कंपाइल करने का ट्राई करूँगा। अगर कंपाइल हो जाएगा तो टॉपिक वाइज रिवीजन भी एक बार कर लेंगे, जैसे कि रिवर का एक साथ, माउंटेन का एक साथ, ऐसे करके कर लेंगे। ये मैं चाहता हूँ कि जून में हो जाए ताकि CHSL से पहले हो जाए तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं तो फिर इसी पे ट्राई करते रहेंगे। सो आई होप कि आपको पसंद हो एंड जो भी सजेशन हो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए GS का। सो थैंक यू।